इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो एंड अपने माइंड में रखते हो एग्जाम देते टाइम, तो आपके इजीली जो है 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीड फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई भी आपको अगर स्टेटमेंट आती है उसमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस लिखा होता है तो आपने उसको अच्छे से समझ लेना है, पढ़ना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल टेम्परेचर एंड ऑरल टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे सेल्सियस पढ़ा हमने एंड हमको पता है कि 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। पर आप सभी ने, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप सभी के भी माइंड में यही आ रहा होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर उन्होंने अगर सेल्सियस में पूछा हुआ है तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इन्होंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट पूछा होता, ठीक है, फिर आना था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है डिफरेंस। आप सभी को मैं बता दूं, अगर सेल्सियस में आ जाए टेम्परेचर तो फिर आ जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस रहता है रेक्टल टेम्परेचर एंड ऑरल टेम्परेचर के बीच में। एंड अगर उन्होंने यहाँ पर पूछा होता टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो आप सभी ने यहाँ पर लगाना था, फिर यहाँ पर होना था सेल्सियस की जगह यहाँ पर फ़ारेनहाइट होना था, फिर ए ऑप्शन सही होना था। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेल्सियस लिख दिया, फिर ए ऑप्शन सही नहीं आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है रेक्टल टेम्परेचर एंड ऑरल टेम्परेचर में वो होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस रहता है। सो आप सभी ने सभी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है एंड पीछे क्या लिखा हुआ है, सेल्सियस लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, एंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सेल्सियस लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, तो उसको अच्छे से समझकर फिर आपने जो आंसर है उसको सॉल्व करना है। तो आप सभी को इसका आंसर पता लग गया कि रेक्टल टेम्परेचर एंड ऑरल टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहता है इन सेल्सियस, तो वो रहता है 0.5 डिग्री सेल्सियस। एंड इन फ़ारेनहाइट कितना डिफरेंस रहता है, तो वो रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो आप सभी इसको डिफरेंस अच्छे से समझ गए। तो आपने एग्जाम में भी इसका जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ लेना है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो रीड करेक्ट एंड इनकरेक्ट। एंड कई बार ऐसी भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, आप सभी को लिखा होता है कि करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, तो आपने करेक्ट एंड इनकरेक्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना है स्टेटमेंट में। अगर आप जल्दबाजी करते हो, आपने करेक्ट इनकरेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो भाई सारा का सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है करेक्ट एंड इनकरेक्ट के लगने से, अगर वो स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो आपने अच्छे से करेक्ट एंड इनकरेक्ट को भी पढ़ना है। एंड देन आ जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगा। तो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट भी ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि जिसके पीछे लगा होगा एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। तो इसका क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट जब आ जाए, सी आ जाए, आप सभी को मैं बता दूं सी लिखा हुआ है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट होता है कि इस एक को छोड़कर बाकी सारे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट वाटर कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, बाकी सारे हैं। एक्सेप्ट मतलब कि एक को छोड़कर भी बाकी सभी में जो वेस्ट वाटर जो कंटेन करता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो कंटेन करता है, बाकी एक को छोड़कर, वो होता है एक्सेप्ट, ठीक है। एंड एक आ जाता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है कि आप क्या मान रहे हो, एंड एक्सेप्ट होता है कि आपने क्या छोड़ना है, ठीक है। एक्सेप्ट होता है छोड़ना आपने क्या है, एंड एक्सपेक्ट होता है क्या मानना है। मैं आपको दोनों की एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये पहले वाले की एग्जांपल है, हमने पढ़ लिया कि वेस्ट वाटर कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा। उन्होंने बताया कि सारे के सारे जो हैं उसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो प्रेजेंट है एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो सीवेज में तो आपको पता होगा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है एंड फीसिस में भी होता है, लेकिन जो सुलेज होता है उसमें जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, ठीक है। सुलेज होता है जो सिंक में जो वाटर कंटेन होता है ना, उसको हम कह देते हैं सुलेज। तो उसका इन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ पर एक्सेप्ट, तो किसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होगा वो होगा बी, क्योंकि ये सिंक वाला वाटर होगा, तो एंड सिंक वाले वाटर में ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन नहीं होता। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है
किस एक को छोड़कर, बाकी सभी में तो है ह्यूमन एक्सक्रीटा लेकिन किसी एक को छोड़कर जिसमें नहीं है, तो वो होगा सुलेज। तो आपने एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट का अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो इन दो जो वर्ड्स होते हैं तो इनसे सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो मैं ऐसे ही आपको एक्सपेक्ट का भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, यू एक्सपेक्ट अ पेशेंट इन द ओलिगोयूरिक फेज ऑफ रीनल फेलियर टू हैव 24 आवर यूरिन आउटपुट लेस देन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एक्सपेक्ट आप क्या मान रहे हो, ठीक है। एक्सपेक्ट लग गया, पहले एग्जेप्ट था एंड यहाँ पर एक्सपेक्ट पी आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्ट आप क्या मान रहे हो कि ओलिगोयूरिया फेस में कितना होगा 24 आवर में यूरिन आउटपुट। तो कितना होगा यूरिन आउटपुट 24 आवर में, क्या वो 200 होगा, 400 होगा, 800 होगा, 1000 ml होगा। तो कितना होगा ओलिगोयूरिया फेस में 24 आवर का यूरिन आउटपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, 400 ml ओलिगोयूरिक फेस में होता है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने बता दिया, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट से जो सारी की सारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। आपने इन जो वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट के एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा होगा एक्सेप्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप, एंड एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट होता है किसी एक को छोड़कर एंड एक्सपेक्ट होता है आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हो आप क्या मान रहे हो, एंड एक्सेप्ट होता है किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो आपने अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से पहले तो समझ लेना है एंड फिर जो भी आपको एमसीक्यू आएगा उसकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है एंड उसको सॉल्व करना है। एंड देन आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसी भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है जिसमें लिखा होगा, जो स्टेटमेंट में लिखा होगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं इसका भी आपको एक पूछ लेता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग अबाउट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। जब हम डायबिटीज़ को स्क्रीन करते हैं इन प्रेगनेंसी तो कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से जो है वो करेक्ट रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, इट इज़ डन बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड फास्टिंग इज़ नीडेड बाय पेशेंट, डन विद 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड डन इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, डन इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। इट इज़ डन बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हम नहीं करते, हम पहले ही कर लेते हैं फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के जो दौरान ही हम जो डायबिटीज़ है उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। फिर जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है, इसलिए हम फर्स्ट एंटीनेटल जब भी विजिट होती है तब ही हम जो डायबिटीज़ की उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आएगी आपने 2 बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, सभी को अच्छे से ध्यान से देखना है। उसमें ट्रू तो नहीं लिखा होगा, फॉल्स तो नहीं लिखा हुआ, करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, या फिर एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट तो नहीं लिखा हुआ। तो अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं एंड स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते एंड जल्दी हमको पता होता है क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड हम टिक कर आगे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा कि एक्सेप्ट लिखा है या एक्सपेक्ट लिखा हुआ है तो उससे सारी स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाएगी। सो आपने अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे तो आपने उसको अच्छे से, सबसे पहले तो जो इजी आपको लगते होंगे तो आपने उसको अच्छे से जल्दी कंप्लीट कर लेना है। फिर ही आप जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे उसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ईजी क्वेश्चन आपको जो आते हैं उसको सॉल्व कर लेना एंड जो लेंथी क्वेश्चन जिसमें आई थिंक जो आ जाते हैं MCQs जो आ जाते हैं फार्मूला की, ड्रग कैलकुलेशन की जो आ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, तो उसको आप लास्ट में करना। जो आपको इजीली जो 1 लाइनर होंगे उसको आपने फर्स्टली जो सॉल्व कर लेने हैं एंड जो ऐसे कैलकुलेशंस वाले होंगे वो आपने लास्ट में करने हैं, ओके। एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। आपने अच्छे से सारे जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो